अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन कुछ नेगेटिव ट्रेजेक्टरी विटनेस किए गए। हमने देखा स्टार्टिंग ऑफ द डे कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, मार्केट में बाइंग देखी जा रही थी, लेकिन आज के दिन हम कह सकते हैं इंट्राडे लो भी पंच किया गया और इंट्राडे हाई भी एक अच्छी रिकवरी नोट पर देखा गया। यानी कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग ऑफ द डे से, तो मार्केट के अंदर कुछ बाइंग देखी जा रही थी और फिर उसके बाद अगेन सेलिंग प्रेशर देखा गया बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ऑयल सेक्टर के अंदर, और फिर उसके बाद वापस रिकवरी नोट देखी गई। फाइनली मार्केट के अंदर डिक्लाइन देखा गया और 44,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से क्लोजर हुआ। इट मींस कि 45,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो आज के दिन हमने मंडे के दिन स्टार्टिंग ऑफ द डे लूज कर दिया। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,073.52 के लेवल पर, हायर साइड में मार्केट गई 45,236.48, लोअर वाज 44,341.51 एंड फाइनली क्लोजर 44,817.76, यानी कि 255.76 का डिक्लाइन आज की मार्केट में स्पेसिफिकली देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 301.39 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 68.12 मिलियन शेयर्स का, वैल्यू रही 11.17 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.11 के डिक्लाइन के साथ, 30.80 पे क्लोजर, 34.95 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.11 का डिक्लाइन, 2.76 पे क्लोजर, 32.64 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली बाइको पेट्रोलियम 0.55 का डिक्लाइन, 7.01 पे क्लोजर, 32.16 का कारोबार रहा। पेनी स्टॉक्स हैं वॉल्यूम लीडर्स में, तमाम पार्टिसिपेशन यहीं देखी जा रही है और काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स जो हैं वो ड्राई नज़र आ रहे हैं, कॉशियस नज़र आ रहे हैं इस मार्केट के अंदर। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज वीक का आगाज है, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था, तो हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, इंडेक्स की होल परफॉर्मेंस पे। क्या वजह है, क्यों लैकलस्टर बिहेवियर देखा जा रहा है, क्यों इन्वेस्टर्स इतने रिलक्टेंट नजर आ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। हेड ऑफ इक्विटीज हमारे साथ मौजूद हैं रजा जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रजा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए रजा, हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव नोट दिखाई दे रहा था, मार्केट के अंदर रोल ओवर वीक भी था, हम कह सकते थे कि मार्केट के अंदर चलो अभी रोल ओवर वीक के बाद एक पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन अब क्या सिचुएशन है कि मार्केट के अंदर एक ड्राई बिहेवियर, रिलक्टेंट बिहेवियर देखा जा रहा है, ऐसा क्यों? जी, आप सही कह रही हैं। पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। इनफैक्ट 2 कंसेक्यूटिव वीक्स केसी 100 इंडेक्स नीचे गया है और आज के दिन भी वाइल रिकवरी इनकरेजिंग है इंट्राडे लो से, लेकिन द फैक्ट इज़ के बाजार माइनस ही बंद हुई है। तो आई थिंक 2-3 हफ्ते से जो आई थिंक कॉन्फिडेंस की कमी है, आई थिंक उसको आप शायद जोड़ सकते हैं रुपी की वीकनेस से। आई थिंक वही एक चीज़ है जो हमें नज़र आई है कि करेंसी स्लिप हुई एंड वेंट टूवर्ड्स 170, और ऑफ कोर्स लोग उसको काफ़ी गौर से देखते हैं। तो आई थिंक उसका वीक होना कोइंसाइड करा है इंडेक्स की वीकनेस के साथ। तो आई थिंक ये तो एक वजह आ गई। एंड आई थिंक ऑब्वियसली फिर हमने देखा कि वॉल्यूम और एक्टिविटी भी आपने जैसे कहा ड्राई हो गई। तो इसका यही मकसद है कि चीज़ें हैं तो सस्ती, बट अगर देखें, अगर लोगों को बिल्कुल ही चीज़ें नीचे की तरफ ले जानी होती या बेचना होता है या पैनिक में करना होता तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स भी ज़्यादा होते। अच्छा, बट ऐसा नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम्स भी हमने ड्राई देखे, तो थोड़ा सा रिलक्टेंस आई थिंक इज़ द वर्ड जो शायद आपने इस्तेमाल किया, या कॉशन, वो हमें थोड़ा सा नज़र आया। बट आई थिंक ड्यूरिंग द डे टू डे जिस तरह की रिकवरी हुई है, तो लग रहा है कि जो थोड़ा सा सेलिंग की एक या जो खड़ी हुई थी सेलिंग, बज़ाहिर लग रहा है कि काफ़ी हद तक वो आउट हो गई है। और अब यहाँ से जिस तरह की टुवर्ड्स द डे एंड क्लोजिंग थी, क्योंकि देखें है तो 222 पॉइंट माइनस, लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए कि ये क्लोजिंग लेवल्स आते हैं आखिरी आधे घंटे की एवरेज प्राइसेस पे। 3:30 बजे जो मार्केट बंद हुई है वो 75 माइनस बंद हुई है, 700 पॉइंट माइनस से। तो ड्यूरिंग द डे 700 पॉइंट माइनस थी, तकरीबन 1.5% से ज़्यादा माइनस थी, और टूवर्ड्स 3:30 PM ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स रिकवर हो गए थे। तो बज़ाहिर तो 200 पॉइंट 220 पॉइंट माइनस बंद हुई है, बट एक्चुअली लास्ट टिक पे
75 पॉइंट ही रह रिकवरी गए थे। देखी गई है। वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी, नॉट जस्ट रिकवरी, मैं तो कहूँगा इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है कि आई थिंक अगर इसको अगर तकरीबन ओवरनाइट 600 पॉइंट्स का हमने देखा कि रिकवर कर लिए गए। इट More मींस कि than यहाँ that, पे जी। बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी गई। जी। रजा, आपकी बातों से और आपके कमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। लाइक एक तो वो रिकवरी नोट वाले जो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो कि सिर्फ बाइंग पे फोकस कर रहे हैं, ये बड़े ज़बरदस्त लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि बाइंग करें। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ सेलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। तो वो कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं, प्लीज़ ज़रा कैटेगोरिकली डिवाइड करें। नहीं, देखें, अगर आपने देखा होगा कि आपने भी अभी जो टॉप 3 स्टॉक्स बोले थे उसमें 2 आउट ऑफ 3 वर स्टॉक्स जो 10 रुपए से नीचे वाले थे, एंड वी हैव सीन दो स्टॉक्स डू वेरी वेल। अब तीनों ही हो गए 10 रुपए से नीचे। देखिए, वी हैव सीन के पिछले दिनों में, ऑब्वियसली पिछले कुछ महीनों में, इवन दिस ईयर उनकी में बहुत अच्छी रैली आई है, जो कह सकते हैं आप पेनी स्टॉक्स अगर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनमें अगर कोई न्यूज़ फ्लो आता है या कोई डेवलपमेंट होती है जो एक्सपेक्टेशंस के बरक्स जाती है, तो ऑफ कोर्स उसमें एक सेलिंग प्रेशर आता है। तो आई थिंक हो सकता है कि रिटेल साइड से थोड़ा एग्जिट हुआ हो उन पर्टिकुलर कुछ स्टॉक से जिनकी बहुत अच्छी रैली आ गई थी और जिनकी न्यूज़ फ्लो या रिजल्ट्स फिर तवक्कुआत से डिफरेंट आए। ठीक है, तो उसमें है तो ऑफ कोर्स उनका एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है ना। अगर आप कोई स्टॉक्स हैं जो 2 दिन या 3 दिन से नीचे जा रहे हैं और एग्रेसिवली नीचे जा रहे हैं तो और मार्जिन कॉल्स आ जाते हैं, तो वो आप नहीं बेच पाते, आप मजबूरी में फिर दूसरे स्टॉक्स बेचते हैं, तो एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट आता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक सेलिंग का एक प्रेशर था जो ना सिर्फ हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा, बट पिछले थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, आज कंटिन्यू होते हुए देखा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो सेलिंग खड़ी हुई थी वो एब्जॉर्ब हो गई है, और हो सकता है कि न्यू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मार्केट में आए हों जो कि वेट कर रहे थे इन द लास्ट फ्यू वीक्स कि भी थोड़ी करेक्शन आएगी तो हम वी विल सर्कल बैक इन, या इंस्टीट्यूशनल बायर्स हम को लगा हो कि ठीक है वैल्यूएशंस अच्छी खुल गई हैं तो लेट अस बाय नाउ। तो मुझे तो लग रहा है कि एक राउंड ऑफ सेलिंग हमने देखा था, जिसको मैं प्रॉब्ली कोइंसाइड करूंगा या लिंक करूंगा कि रुपी में वीकनेस थी। ऑफ कोर्स करेंसी मार्केट में वीकनेस थी तो एक्विटीज़ पे असर आता है, बट एक्विटीज़ पे असर शायद लग रहा है कि काफ़ी हद तक आ गया है। जो एक मिनी करेक्शन जो हमने देखी थी, जो पिछले 2 हफ्तों से अंडरवे थी, आई थिंक आज की मार्केट की रिकवरी, इंट्राडे रिकवरी से मुझे तो एटलीस्ट काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है कि ये एक्सटेंड हो सकती है रिकवरी इनटू टुमारो एंड दिस वीक। और फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो एक बियर्स की कैटेगोरिकली होल्ड दिखाई दे रहा था वो अब फाइनली वाइप आउट होते हुए दिखाई देगा। अच्छा, इसके साथ साथ रज़ा आप ये भी बताइए कि मार्केट के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आज, जैसे हमने बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा सेलिंग देखी, तो और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा पैनिक क्रिएट करते हुए या उनके अंदर ज़्यादा पैनिक क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है? देखें, जिन सेक्टर्स में एक शार्प करेक्शन आई है, अगर आप पिछले ऑब्वियसली 2 हफ्तों से देखें तो ऐसा नहीं है, इंडेक्स तो शायद 10% भी नहीं करेक्ट करा है, लेकिन देयर विल बी सम सेक्टर्स या कंपनीज जिन्होंने उसकी से कहीं ज़्यादा लूज़ किया है। तो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं जिनमें थोड़ा सा हमने कॉन्फिडेंस लूज़ होते हुए देखा या उनमें एक शार्प सेलिंग देखी है। या तो वो सीमेंट सेक्टर रहा है, क्योंकि कोल प्राइसेस अगर आप देखें तो इस साल बड़ी रैपिडली बढ़ी हैं। इवन अगर आप लास्ट वीक से देखें तो वो एक बड़ा मेजर हिस्सा है इनकी इनपुट कॉस्ट्स में। तो जब वो ऊपर जाता है, और सीमेंट की कीमतें तो देखें अभी बढ़ी नहीं है हाल में, तो ऑफ कोर्स उनके मार्जिन्स कम होते हैं, तो सीमेंट सेक्टर रहा है। ऑटो सेक्टर भी, जहां हमने देखा था बजट के हमने बहुत अच्छी इसमें एक रैलीज देखी थी और अच्छे इनके लिए स्टेप इक़दामात लिए गए थे, तो वो थोड़े से रिवर्स टेक बैक किए गए हैं, रोल बैक किए गए हैं पिछले हफ्ते में। और ऑब्वियसली दुनिया में एक चिप शॉर्टेज का भी एक इशू है, सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज का, जिसका असर हो सकता है कि हमारी ऑटोज पे भी आए। अच्छा। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जिनका आई थिंक ज़्यादा रोल रहा है करेक्शन में। ऑफ कोर्स कुछ पेनी स्टॉक्स स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर, उनमें भी पिछले 3-4 दिन से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये तीनों आप कहेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा हिट हुए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स बैंक्स में सेलिंग देखी गई, लेकिन बैंक्स का अगले आने वाले दिनों में रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, ऑयल के रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, टेक्सटाइल, तो थोड़ी सी हमने सेक्टर रोटेशन भी देखी है। तो जो मैंने आपको बोला कि सीमेंट्स और ऑटोज़ में प्रेशर है, उसकी वजह ये भी है कि अगले जो रिजल्ट्स आएंगे हो सकता है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जितने पिछले 2-3 क्वार्टर से आ रहे हैं, और हो सकता है कि थोड़े से जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, फर्टिलाइजर, बैंक्स, ENP, ये आगे टेक्सटाइल हो गए, इनके रिजल्ट्स थोड़े बेहतर हो, तो हमने एक रोटेशन भी देखी है विद इन सेक्टर्स, जो आई थिंक तो ऐसा नहीं है कि वन वे सेलिंग ही हुई है। ऑब्वियसली लोगों ने वैल्यू
स्विच किए हैं सेक्टर टू सेक्टर उन्होंने, थोड़ी सी रोटेशन भी एब्सोल्युटली राइट। पॉलिसी रेट के हवाले से बात करते हैं जी। अभी एक जो ट्रेंड है वो 25 बिप्स अप हुआ है, तो ये कुछ एनालिसिस ऐसे चल रहे हैं कि जो ट्रेंड सेट हो गया है कि अब जो आने वाले दिन हैं उनमें अपसाइड कोई ट्रेंड दिखाई देगा, तो ऐसा है, क्या सोचते हैं लोग? जी, आई थिंक सेंट्रल बैंक ने 2 या 3 चीज़ें देखी हैं। एक तो ऑफ कोर्स के पिछले 3 महीनों में से 2 महीने ऐसे थे जिसमें करंट अकाउंट का डेफिसिट थोड़ा सा आई थिंक जो लिमिट सेट की हुई थी या जिसमें कंफर्टेबल सेंट्रल बैंक उससे ज़्यादा आया। और ऑब्वियसली अभी इन्फ्लेशन, जैसे हमने कमोडिटी प्राइसेस की बात करी, दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस एलिवेटेड है, खा वो तेल हो या वो कोल हो या खाने पीने की अशिया हो, तो ऑफ कोर्स हम भी उससे इम्यून नहीं है, हमारे ऊपर भी वो असर आता है। तो महंगाई की एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से चीज़ें बढ़ी भी हैं और गवर्नमेंट ऑफ कोर्स कॉग्निजेंट है। तो ये 2 चीज़ें थी जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक ने एक्ट करा। एंड आई थिंक उस तरह से देखें कि अगर आप ये मानते हैं कि करेंसी एक स्लिप हुई थी, करंट अकाउंट स्लिप हुआ, तो उसके लिए इकदाम लेने चाहिए, तो फिर बिल्कुल ठीक कदम उठाया। तो इससे आई थिंक कॉन्फिडेंस आया है और आएगा मज़ीद। और एंड आई थिंक अगर इन 2 चीज़ों को देखें, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है और करंट अकाउंट कंट्रोल में आता है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज होंगे यहाँ से वो ग्रेजुअल एंड मॉडेस्ट होंगे। लेकिन आई थिंक जो की टेक अवे है कि देखें हुकूमत और अथॉरिटीज़ मुश्किल इकदाम और स्टेप से दूर नहीं भाग रही। राइट। मैं रजा आपको यहाँ पॉज करूंगी। ओवर कॉल हमारे साथ आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए, इकोनॉमी की बात हो रही है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं एक डिफरेंट जाविये पे जा रही है, इसी तरीके से इंटरनेशनल इकोनॉमी भी अलग ही कुछ ट्रेंड शो कर रही है। आने वाले दिनों में आप इन्फ्लेशन और खासकर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो कहाँ देख रहे हैं? आई थिंक जो पॉलिटिकल सिचुएशन में तो देखे ना, जो अफगानिस्तान के हालात जिस तरह डेवलप हो रहे थे उसमें जो रिस्क नजर आ रहे थे, वो इतने रिस्क तो जो है वो हमें फेस नहीं करने पड़े। और हम तो ये समझते थे कि यहाँ जो है काफी रिफ्यूजीज आ जाएंगे, अफगानिस्तान में सिविल वॉर हो जाएगी, वो सिलसिले जो है वो नहीं हुए। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा स्मूथ जो है वो ट्रांजिशन हुई। अब लोगों में खदशात है कि वहाँ अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं हुई तो मुमकिन है कि उसके बाद जो है वो मामला वहाँ खराब होंगे, और अगर खराब होंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एट रिस्क होता है कि उसके स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान में आ सकते हैं। एक ये बात। दूसरी ये है कि ज़रा लोग ये इसके ऊपर है कि शायद जो है वो यूएस पाकिस्तान से खुश नहीं है ज्यादा, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने रिकग्नाइज भी, अप्रिशिएट भी किया कि पाकिस्तान ने उनकी जो है वो मदद की है। और उसको अभी रिसेंट जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और उनके फॉरेन सेक्रेटरी की जो मुलाकात हुई थी उसमें तो उन्होंने अप्रिशिएट किया था। तो वो इस किस्म की जो है वो इम्प्रेशन है। बट पाकिस्तान को इस मेहनत करने की जरूरत है कि इनके साथ जो है वो ताल्लुकात को जो है वो और बेहतर से बेहतर करे और एंगेजमेंट को बढ़ाए। जहाँ तक कि इकोनॉमी का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव्ड है, बेहतर है। मुझे लग रहा है कि ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर होगा। पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के जो नंबर्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली जो कॉटन के नंबर्स आ रहे हैं प्रोडक्शन के, वो बहुत हौसला अफजा है। तो उस बेसिस पर ग्रोथ साइड पे तो जो है मामला जो है वो बेहतर है। और ज़ाहिर है जब ग्रोथ होती है तो उसकी एक कॉस्ट है, और उसकी कॉस्ट में ये होता है कि फिर डेफिनेटली वो इन्फ्लेशन जो है पे उसका जो है वो असर होता है, और इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन नजर आता है। तो स्टॉक एक्सचेंज, ये एसबीपी ने स्टेट बैंक में लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में इस चीज का इंडिया जो है वो दिया है, 1/4% जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया है। तो आई फील कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तो जो है वो रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादातर इम्पोर्टेड है और बाहर जो है वो कमोडिटी प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं, और उसका इम्पैक्ट हम आई थिंक अवॉइड नहीं कर सकते। तो हुकूमत को ये चाहिए कि ज्यादा कोशिश इस पे हो कि लोगों की आमदनी को बढ़ाया जाए, राइट। और आमदनी जो है वो बढ़ेगी तो वो फिर इन्फ्लेशन को
एडिक्वेटली फेस कर सकेंगे। राइट सर, आमदनी को बढ़ाया जाए, ऑब्वियसली यस, जितनी इंडस्ट्रीज लगेंगी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो आमदनी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सर जब अब देख रहे हैं हम डिफरेंट पॉलिसीज आ रही हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन पैकेज आया कोविड के स्टार्ट में, रिफाइनरी पॉलिसी एंड सो ऑन, टेक्सटाइल के हवाले से काफ़ी पॉलिसीज आ रही है। बीइंग अ बिजनेस कम्युनिटी में, बीइंग अ बिजनेसमैन, आप क्या समझते हैं कितनी हैप्पी है बिजनेस कम्युनिटी इन पॉलिसीज के आने से और इतना जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट जनरेट हो रहा है बिजनेसेस के लिए? अच्छा देखिए, इनका जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी है वो तो कामयाब है और उसकी वजह से जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड में इजाफा हुआ है, वेजेस में जो है वो इजाफा हुआ है। इसी तरह हमारी जो टूरिज्म जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ा है और नॉर्दर्न एरियाज में आप भी देखें कि लोगों को होटल्स नहीं मिलते और फ्लाइट्स जो है वो फुल हैं। लोग जो है वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी जो है वो बेनिफिट कर रहा है। आईटी अच्छा कर रहा है, टेक्सटाइल जो है अच्छा कर रहा है। तो मुख्तलिफ शोबे जो है, एग्रीकल्चर जो है वो सेक्टर जो है वो अच्छा कर रहा है। लेकिन ज़रा रिटेल है या हॉस्पिटलिटी बिजनेसेस हैं वो उनके लिए जो है वो चैलेंजेस हैं। तो मतलब ओवरऑल आई बिलीव, और इंडस्ट्रीज भी जनरली दे आर डूइंग ओके। तो उस लिहाज से जो है वो मामला ठीक है, लेकिन लोगों को ये करंट अकाउंट डेफिसिट का फियर जो है वो करता है कि पता नहीं रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो क्या कहेगी और उसमें क्या फर्दर डिवैल्यूएशन होगा, तो उसके लोगों को कुछ खतरात हैं। और उस पर फिर ये है कि कोई गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली इन चीज़ों पे तवज्जो देनी होगी कि ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आके ताकि सप्लाई ऑफ डॉलर्स जो है वो मुल्क के अंदर बेहतर हो और ये जो करंट जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो ट्रेड डेफिसिट को जो है गवर्नमेंट बेहतर तरीके से डील कर सके और उस डील में ज़ाहिर है एक्सपोर्ट को बढ़ाना, रेमिटेंसेस को बेहतर करना, रोशन डिजिटल अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज और फिर फॉरेनर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, वो एवेन्यूज़ हैं कि जो आपको ये ट्रेड डेफिसिट को जो है न्यूट्रलाइज करेंगी। थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल जो एक स्टैंस चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी कमेंट ले लेते हैं। रज़ा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी चेंज हो रही है तो मैं चाहूँगी उस पर कमेंट करें। हमारे रिलेशन डिफरेंट कंट्रीज से कुछ अलग उनके जो है वो हिसाब किताब बन रहे हैं और कुछ जो हमारे पुराने दोस्त थे वो डिफरेंट उनका जो है वो नेचर होता जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अब नए दोस्तों की भी ज़रूरत है या फिर जितने पुराने रिलेशंस हैं उनको ही दोबारा उनको बहाल करने की ज़रूरत है? आई थिंक जैसे आरिफ साहब कह रहे थे, आई मीन ऑब्वियसली रेलेवेंट सबसे ज़्यादा अभी जो सर पर है वो अफ़गानिस्तान है। सिचुएशन बहुत वहाँ चैलेंजिंग हो सकती थी, अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन जितनी बुरी हो सकती थी उससे तो आई वुड से कि सिचुएशन ऐसी नहीं गई है। चाइना आई थिंक स्टिल ऑब्वियसली वी आर क्लोज टू चाइना एंड आई थिंक वो रहेगा। आई थिंक सीपेक के हवाले से भी मज़ीद इन्वेस्टमेंट की बात है, स्पेशली ऑन द कराची साइड जो हम बात कर रहे थे। तो आई थिंक वो तो रिलेशनशिप है एंड आई थिंक यूएस के साथ एक अप एंड डाउन रिलेशनशिप रहा है, लेकिन ऐसी कोई फिक्र की बात तो नहीं है। देखें वो तो ऑब्वियसली थोड़ा इंसुलर पॉलिसी जो बाइडन के अंडर भी फॉलो कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर थी कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी आई थिंक परसिस्ट करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास एपेटाइट है कि टू टेक ऑन न्यू इशूज़। तो ऑफ कोर्स अफगानिस्तान से उनका विड्रॉल रहा है, टू एक्सपेक्ट के मज़ीद वो चैलेंजेस लेंगे अपने लिए एट दिस पॉइंट कम लग रहे हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग काफ़ी साल हो गए यूएस से अभी तो हमें कोलिशन सपोर्ट फंड्स और इस तरह की चीज़ें आई भी नहीं है। तो आई थिंक रिलेशनशिप में आप बेहतरी हो सकती है अगर अनफॉर्चुनेटली अगर बेहतरी नहीं भी होती है, ऐसी चीज़ें चलती हैं या थोड़ी डिटेरेट करती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कितना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ऑलरेडी जो आना था ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ से आई सपोज बेहतरी की ही गुंजाइश है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान के साथ काम करें। अफगानिस्तान में जो बेहतर से बेहतर एक सेटलमेंट हो सकती है या आउटलुक हो सकती है उसको पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करके डिलीवर करें। तो आई थिंक देयर आर एवेन्यूज़ फॉर अस टू वर्क टुगेदर विद द यूएस एंड द वेस्ट। चाइना के साथ आई थिंक ताल्लुकात आर ऑलरेडी ओके।
तो ऐसा कोई और शिकन हमें नहीं। नई मार्केट्स भी ढूंढने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे पास यूरोप की मार्केट है, हमारे पास अफ्रीका के लिए एक बड़ी जो है वो हमारे पास मार्केट इंतज़ार कर रही है एक्सपोर्ट के हवाले से। तो आप समझते हैं न्यू मार्केट सीकिंग भी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? ऑफ कोर्स न्यू मार्केट्स तो एट एनी पॉइंट इन टाइम ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप रीजनल जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें शायद चीज़ें फ़ौरन ना हो, बट अगर सिचुएशन रीजन की स्टेबल रहती है तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो आप देख सकते हैं वो रीजनल ट्रेड कॉरिडोर है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो लैंड लॉक्ड हैं, रशिया की एक्स्ट्रा सोवियत यूनियन की सैटेलाइट स्टेट्स, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान, आई थिंक वो थ्रू अफ़गानिस्तान एक ट्रेड कॉरिडोर बनता है। बट अगेन इनमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए बहुत लंबे अरसे तक, तो फिर जाके ये चीज़ें आई थिंक आती हैं। तो उसके लिए तो ये तो वक्त ही बताएगा, बट सर्टेनली अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन द मीडियम टर्म। आपने सीपेक के पर्सपेक्टिव से एक जिक्र किया, तो मैं चाहूँगी आगे प्रोग्राम को बढ़ाने से पहले मैं यहाँ ये पूछती चलूँ, कराची कोस्टल प्लान के बारे में बताइए कि सीपेक से ये कनेक्ट होने जा रहा है, $3.5 बिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी डायरेक्ट चाइना से। कितना इंपॉर्टेंट होगा ये कराची जैसे सिटी के लिए जो कि एक ट्रेड हब भी बताते हैं? आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि कराची पे भी फोकस किया जाए। अगर वो सीपेक के एम्बिट में आता है तो वेल एंड गुड, $3.5 बिलियन एक मटेरियल अमाउंट है। आई फील के कंपेयर डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, लेकिन पिछले कुछ सालों में शायद वो डेवलपमेंट नॉर्थ साइड ऑफ द कंट्री पे ज़्यादा कंसंट्रेट करी है। एंड आई फील के यू नो ऑफ कोर्स कराची में काफ़ी सख्त ज़रूरत है फॉर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ज़रूरत है। 100% बिल्कुल। एंड अगर वो लोकल पैसा लगता है ग्रेट, अगर वो बाहर से पैसा आता है दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। ऑब्वियसली इसके डायनामिक्स देखने पड़ेंगे, ऑब्वियसली डिटेल्स आर लैकिंग तो वो देखना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स कराची जिस तरह मेगा सिटी में इन्वेस्टमेंट तो और होनी चाहिए, तो इसको मुझे डिटेल्स देखनी पड़ेंगी। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द डिटेल्स जो सीपेक में बात कर रहे हैं कराची कोस्टल, उसमें तो इसमें भी होता है कि ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज सम पीपल हु आर अफेक्टेड नेगेटिवली, लेकिन यू नो बाहर तो ये है कि ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि कराची को शामिल किया जाए इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो इसमें तो कोई आई थिंक इन प्रिंसिपल कोई बुरी चीज़ नहीं है। राइट, स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं मार्केट की। इमर्जिंग मार्केट से एग्जिट होने के बाद फ्रंटियर मार्केट में हम आ गए हैं। दिस इज़ द रीज़न फॉरेन हमारे सेलर नेट सेलर दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक वजह है, और इससे पहले भी नेट सेलर्स ही थे। तो अब हम कहाँ फॉरेनर्स को ग्रैब करने वाले हैं, और अब जो सिचुएशन आ रही है उसमें मार्केट किस पॉइंट ऑफ नोट पे जा रही है? आई थिंक फॉरेन एब्सोल्युटली इस साल भी नेट सेलिंग ही है, और ये सेलिंग 2016 से बरकरार है, पिछले 5 साल से एक सेलिंग प्रेशर है। आई थिंक फ्रंटियर में जाएंगे तो एटलीस्ट हम उन फंड्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएंगे जो पाकिस्तान को ज़्यादा क्लोजली ट्रैक करते हैं, और एज लॉन्ग एज ये यू नो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ये मैक्रो इकोनॉमी की सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए, जो आई थिंक ऑलरेडी है, सही इकदाम तो लिए हैं अथॉरिटीज़ ने ना, कि हमने देखा करंट अकाउंट हाथ से निकला, यूरोपी स्लिप हुआ, तो जो करेक्टिव मेजर्स थे वो गवर्नमेंट ने बड़ी क्विकली लिए हैं, जिनका थोड़ा लैग इफेक्ट के साथ एक कॉन्फिडेंस आएगा। देखें फॉरेन साइड पे मार्केट सस्ती है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर मार्केट्स, लेकिन उनको ये थोड़ी सी कंटिन्यूटी चाहिए होती है। पिछले 15 साल में हमने ये देखा कि 3-4 साल अच्छे गए, एंड देन 4th और 5th ईयर में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, यानी कि हमारे पास रिजर्व्स नहीं होते, हम एक सख्त IMF प्रोग्राम में जाना पड़ता है, फिर एक यू नो द क्लॉक टर्न्स बैक टू 12, आप फिर वहाँ से शुरू करते हैं। तो इस दफ़ा ये लग रहा है कि ये देखें, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर आप 10-12 साल पहले चले जाएं तो हुकूमतों ने उस टाइम पे पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाई जब बढ़ानी चाहिए थी, रिजर्व्स अपने उड़ा दिए। 3-4 साल पहले चले जाएं तो करेंसी को एक मेंटेन रखा गया, जो कि इन रेट्रोस्पेक्ट क्रिटिसाइज किया गया बाद में कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अभी की अथॉरिटीज़ ने माजी की गलतियों से मेरे ख्याल में तो एक सीखने की काविश की है, एंड दे हैव स्टार्टेड टू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स। ठीक है, तो जिनके एक पॉजिटिव असरात आने हैं, तो कॉन्फिडेंस यहाँ से मजीद लूज नहीं होना चाहिए, यहाँ से बिल्ड होना चाहिए। अब ऑब्वियसली मार्केट्स तो फॉरन रिएक्ट करती हैं, अब नेक्स्ट डेटा पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। आया कि इंपोर्ट बिल कंट्रोल हुआ, करंट अकाउंट कंट्रोल हुआ, यहाँ से IMF के साथ जो हमारी बातचीत तवक्को है कि 4 अक्टूबर से शुरू होगी और मिडिल ऑफ द एग्जैक्टली माय पॉइंट कि IMF क्या इम्पैक्ट देगा अब जो बातचीत होगी, और जो भी आउटकम होगा अगर पॉजिटिव वे में होता है तो क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर, और अगर नेगेटिव वे में होता है तो भी क्या इम्पैक्ट आएगा? मेरे ख्याल में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। आई थिंक प्रोग्राम रिजम्पशन ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोग्राम था जो हमने 2 साल पहले शुरू करा, फिर को आफ्टर कोविड ये सस्पेंड हो गया। इसकी रिवाइवल बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सिग्नल जाना चाहिए गवर्नमेंट से कि वो कॉन्फिडेंट है, वो सिग्नल ये देना चाह रही है कि वो रिफॉर्म्स प्रोसेस पे बरकरार है।
और वो फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान रिफॉर्म्स करेगी, वेदर इट मीन्स के सर्कुलर डेट को ठीक किया जाएगा, वेदर इट मीन्स के अगर करंट देखें स्टॉक मार्केट में वेरी सिंपल, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो मार्केट नीचे आती है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। बट Right. अगर हम ये माने ये बात कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो ये फिर हम ये माने कि स्टेट बैंक ने सही कदम उठाया है, क्योंकि रुपी फिर इससे उसके बाद स्टेबल हुआ है। ऐसा नहीं है कि रुपी हैज़ कंटिन्यूड टू स्लिप आफ्टर दैट। तो फिर अगर कॉन्फिडेंस ही की कमी थी तो अथॉरिटीज़ आर विजिलेंट और वो देख रहे हैं कि क्या इकदाम उनको लेने चाहिए और वो टफ डिसीजंस ले रहे हैं। तो एज अ वॉचर ऑफ द इकोनॉमी और एज अ फॉरेन इन्वेस्टर मैं कहूँगा ठीक है इलेक्शंस हैं और ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं इन टाइम, लेकिन ये गलतियाँ दोहरा नहीं रहे हैं, गलतियों से सीख रहे हैं ऑफ द पास्ट और जो स्टेप्स नेसेसरी हैं वो ले रहे हैं। तो फॉर मी दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। मैं तो इसको पॉजिटिव लूँगा और अगर उसका मतलब ये है कि मैं IMF प्रोग्राम को वापस रिज्यूम करता हूँ तो ये भी एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन होगा, क्योंकि हमें ऑब्वियसली कोविड इज स्टिल रेलेवेंट, कमोडिटी प्राइसेस दुनिया पे उरूज पे हैं, हमारे वो रिजर्व्स के बफर्स नहीं है कि हम अभी ये चांस ले लें या रिस्क ले लें। ठीक है, तो वी विल नीड द अम्ब्रेला ऑफ द IMF होगा तो वर्ल्ड बैंक ADB के पैसे रज़ा, रहेंगे। अगर हम IMF रिज्यूम करते हैं तो हमें उसकी जो निगोसिएशन स्टार्ट थी और उनकी जो भी शराइत थी वो भी मानना पड़ेंगी। तो आप क्या समझते हैं, पावर टैरिफ इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा? गैस टैरिफ में भी 25 तक जो है वो % तक हम देख रहे हैं कि कुछ इंक्रीमेंट लगने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें कैसे दिख रहे हैं? काफ़ी चीज़ें तो ऑलरेडी आई थिंक हमने एड्रेस कर दी हैं। वेदर इट मीन्स के करेंसी को एक फ्री फ्लोट कर दिया जाए तो वो हमने देखा है कि तो आप देख रहे हैं वो कहाँ पर पहुँच चुकी है? बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे एक मकसद है, एक सोच है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो देखें फिर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, फिर एक साल बाद जैसे आप इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, क्या आपको ये मंजूर है कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से 0.25% बढ़ता रहे आहिस्ता आहिस्ता, या आपको है कि अभी 6 महीने 1 साल कुछ ना करें और ये अचानक से 3% ऊपर हो जाए? वो आई थिंक एज अ बिजनेसमैन, एज इन द मार्केट, वो शॉक को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि जी अगर 6 महीने या 9 महीनों में आराम से 1% बढ़ेगा तो मैं उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो सकता हूँ ना, मैं प्लान बना सकता हूँ। लेकिन अगर अचानक से झटके से 1 फाइन डे में जाऊँ ऑफिस से घर जाऊँ और सुबह में आऊँ और 3% ऊपर, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो आई थिंक ये क्लियर डायरेक्शन है, गाइडेंस अच्छी है सेंट्रल बैंक की तरफ से। और जहाँ तक हमने बात करी पावर टैरिफ्स की, तो वो ऑब्वियसली आई थिंक IMF अंडरस्टैंड्स के पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं, IMF अंडरस्टैंड्स के कमोडिटी प्राइसेस हैं, इन्फ्लेशन का प्रेशर है। तो मेरे ख्याल में मिडिल ग्राउंड विल बी फाउंड। अगर IMF चाहता है कि 5 रुपये 65 पैसे पर यूनिट से बिजली की कीमतें बढ़े और हुकूमत चाहती है कि नहीं ये फेज वाइज हो, तो हुकूमत ये मना नहीं कर रही, लेकिन वो कह रही है कि इसको इन कंसिडरेशंस को भी देखें। तो आई थिंक एक कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी फाउंड जिससे IMF प्रोग्राम भी रिज्यूम हो सकता है और आवाम पे इतना एक बर्दाश्त के काबिल लोड आए। तो आई थिंक ये तो बातचीत अच्छी बात है कि अगर हो रही है और इसके फ़ायदे बहुत होंगे। आप यूरो बॉन्ड कर सकते हैं, इसके बाद वो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का बढ़ेगा, वो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ये चीज़ अगर एक कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकती है जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा ये बड़ी वजह हो जाएगी। अगर देखें जो फॉरेन साइड से हमने कंसिस्टेंट आउटफ्लो देखा है, आई थिंक इसके बाद एक आप कह सकते हैं कि उम्मीद आ जाएगी कि फॉरेनर्स कैन टर्न बायर्स इन दिस मार्केट, क्योंकि वो उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कंटिन्यू करे। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू नहीं होते हैं तो फिर वो कहकर नहीं, फिर रिफॉर्म्स की पेस वो नहीं है जो हम चाह रहे हैं। मैं आपको आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर एक प्रोग्राम की अर्ली रिजम्पशन होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स विल टेक सिट अप एंड से अच्छा नहीं ठीक है, ये तो मार्केट काफ़ी करेक्ट हो गई है और अब ये रिफॉर्म्स पे कमिटेड है ये गवर्नमेंट, और अगर ये कमिटेड है तो वो एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल देता है। क्योंकि वो देखें वो 1 महीने के लिए नहीं आते, वो 2 महीने के लिए नहीं आते, दे आर गोइंग टू कम फॉर नेक्स्ट 5 years। तो अगर वो नज़र आ रहा है कि कमिटमेंट है गवर्नमेंट की रिफॉर्म से, वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो रिफॉर्म्स पे रहना चाहती है फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग मेरे ख्याल में। राइट, चलें बात हो रही है FATF पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,10,900 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 95,000 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1747.65 $, ऑयल WTI पर बैरल 73.98 $, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 78.09 $।
करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198 रुपीज़, सेलिंग वॉज 200 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 233 रुपीज़, सेलिंग वॉज 235.50। यूएस डॉलर बाइंग रही 170.50, सेलिंग वॉज 171.50। चाइनीज yuan बाइंग रही 23.70, सेलिंग वॉज 23.85। सऊदी रियाल बाइंग रही 45.50, सेलिंग वॉज 46 रुपीज़। यूएई दिरहम बाइंग एट 47 रुपीज़, सेलिंग वॉज 47.50। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.50, सेलिंग वॉज 484 रुपीज़। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.50, सेलिंग वॉज 394.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। डॉलर हम देख रहे हैं एक एप्रिसिएशन स्टार्ट है और दिखाई भी दे रही है यहाँ से, जबकि हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की तो यहाँ पर ऑयल प्राइस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, कमोडिटीज़ के बारे में पूछेंगे। पहले सर क्या दिखाई दे रहा है रज़ा, यहाँ पे कंटिन्यूस एक इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ द मेन रीज़न कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। योर टेक ऑन। जी एब्सोल्युटली। देखें इस दफ़ा एक्सपेक्टेड ये है कि ऑब्वियसली मार्केट्स थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग चलती हैं, तो इस दफ़ा दुनिया में एक्सपेक्टेशन ये है कि विंटर्स शायद थोड़ी यूजुअल से ज़्यादा ठंडे हों। तो ऑब्वियसली उसमें फिर एनर्जी फॉर हीटिंग पर्पसेस, कोल, नेचुरल गैस, इन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा। तो वो ऑब्वियसली अगर आप देखें नेचुरल गैस प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस, ये सब चीज़ें फिर अपने ऊपर जा रही है। कुछ चीज़ें तो आई थिंक 10 या 15 साल के हाई पर चली गई हैं, अगर आप कोल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, इवन लॉन्गर। तो ऑफ कोर्स ये प्रेशर्स हैं। तवक्को ये की जा रही है कि शायद ये ऑलरेडी प्राइस में काफ़ी हद तक आ गए हैं, एंड एक्चुअली व्हेन विंटर हिट्स तो ये फिर मॉडरेट करेंगे। 2-3 महीने की आई बिलीव तकलीफ है, एंड उसके बाद ये लग नहीं रहा कि ये सस्टेनेबल लेवल्स है ना। ये अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं, ऑयल चलें इन द पास्ट हैज़ बीन हायर, लेकिन ऑयल में भी लग नहीं रहा कि ये यहाँ से, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से बढ़ नहीं सकती, व्हाट आई एम सेइंग इज ये बढ़ सकती है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना होगा जिसको थोड़ा सा हमने बर्दाश्त करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो परमानेंट होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो टेम्प्रेरी होती हैं। तो वी फील कि ऑफ कोर्स ये एक टेम्प्रेरी फिनोमेना है जो शायद ठीक है, एक साल हमने देखा है, शायद उसके कुछ महीने बाकी हों, लेकिन एंड ऑफ द डे ये टेम्प्रेरी है। क्योंकि इस तरह की प्राइसेस तो आप कहेंगे कि नहीं फिर तो बिजली मैं इतनी कर दूं और ये कर दूं, लेकिन वो फिर इस तरह रिएक्ट नहीं करते, कुछ महीने बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो आई फील कि वी आर नियर द एंड ऑफ इट, बट ऑफ कोर्स ये शायद टुवर्ड्स विंटर ये एलिवेटेड ही रहें। अब एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, हमने करेंसी की बात की थी, ऑफ कोर्स इसका असर करेंसी पे आता है, ये सारी इंपोर्ट्स में हमारी होती हैं, लेकिन अगर IMF और इस तरह की चीज़ें आती हैं और कॉन्फिडेंस होता है तो हम ये देखें, हम ये अज्यूम तो देख रहे हैं कि रुपया स्लिप हुआ है और डेप्रिशिएट हुआ है, लेकिन अगर हमारा कॉन्फिडेंस आता है, IMF रिज्यूम होता है, तो यही रुपये फिर अप्रिशिएट भी कर जाएगा। तो इट कैन वर्क बोथ वेज, ठीक है। तो वो उस टाइम वी हैव टू स्ट्राइव फॉर दैट एक्चुअली। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा वक्त अब बचा है, ठीक है। कुछ जब तक वो होता है, IMF प्रोग्राम रिज्यूम होता है, ये सब चीज़ें शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना निकल जाए, जो थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कि जी ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस का असर और रुपये पे आएगा। लेकिन अगर हमें ये कॉन्फिडेंस है कि जी चीज़ें ठीक हो रही हैं और इकदाम सही लिए जा रहे हैं, तो यही रुपये होगा जो अप्रिशिएट भी करेगा फिर, क्योंकि इट कैन मूव बोथ वेज, फ्री फ्लोट हुआ है। रज़ा, सेगमेंट पे जाने से पहले मैंने आपसे FATF के बारे में बात की थी। FATF में कुछ चीज़ें पोलिटिसाइज होते हुए दिखाई दे रही हैं, चाह के भी सारे जो उसके पॉइंट्स हैं पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी डिसीजन पॉजिटिव नहीं आता। ऑलवेज हमें ये कहा जाता है कि आप ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे इस बार, और नेक्स्ट जो है वो आपकी मीटिंग में जो है वो कुछ हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं नेक्स्ट जो मीटिंग आ रही है उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, वॉचडॉग कैसे देख रहा है यहाँ पर चीज़ों को? आई थिंक FATF में आई थिंक दे रिकग्नाइज कि पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं, वो ठीक स्टेप्स हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हमने रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली हैं या टू अ ग्रेट एक्सटेंट मीट कर ली हैं, बट दीज थिंग्स टेक टाइम। आई मीन ऑब्वियसली ये सेशन साल में एक सर्टन अमाउंट के ही होते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि इस साल तो कुछ नहीं हो, नेक्स्ट ईयर ही हो, बट हमारा वी हैव मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। एंड आई थिंक अथॉरिटीज़ आर कमिटेड कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको मीट किया जाए, और वेदर इट मीन्स के टफ स्टेप्स लेने हैं तो लिए गए हैं। तो आई फील कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब ये मैटर ऑफ टाइम ही है व्हेन द डिसीजन, देखें कुछ चीज़ें फिर आपने पॉलिटिसाइज की बात की, आई डोंट नो अगर पॉलिटिसाइज है नहीं, बट येस एक आर्गूमेंट बन सकती है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, तो ये भी एक रखा हुआ हो कि भाई ठीक है, आप अगर हमारी बात मानते हैं या इफ़ यू नो कोऑर्डिनेट विद अस, तो फिर FATF
जब तक नहीं होगा, इट इज़ पॉसिबल, आई एम नॉट गोइंग टू से कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमी, लेकिन आई थिंक कोई जवाज़ नहीं है फॉर पाकिस्तान टू बी डाउनग्रेडेड सर्टनली. Yes, upgrade might take time, लेकिन मेरे लिए it is a matter of when, not if. ये होगा, पाकिस्तान will be on the white list, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी अनसर्टन है, बट वी हैव सर्टेनली मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन. इन दिस सिनेरियो हमारे मार्केट को एक ट्रिगर की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव ट्रिगर की. तो आप समझते हैं कि कौन सा ट्रिगर है जो ज़्यादा डायरेक्ट हिट कर सकता है और मार्केट के नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? नहीं, नेक्स्ट फ्यू डेटा पॉइंट्स देखने पड़ेंगे. करंट अकाउंट का वी वांट टू सी रुपी में, अगर रुपी करेंसी मार्केट्स में कुछ स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्फ्रेंस जो थोड़ा लूज़ हुआ था वो रुपी के साथ कोइंसाइड करा है. तो आई थिंक मैं अगले आने वाले टाइम में रुपी को देखूंगा. मैं ऑब्वियसली होप ये करूंगा, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बट कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी लक की एलिमेंट है, बट आई फील कि उसमें हमारे हाथ में नहीं है इंटरनेशनल प्राइसेस, बट आई विल होप कि वो हमारे फेवर में जाए. जो आई थिंक सिंगल बिगेस्ट ट्रिगर है वो IMF प्रोग्राम की रिजम्पशन होगी, वही कॉन्फिडेंस आई थिंक शुरू ला सकता है. एंड आई थिंक बात वही है कि थोड़ा सा पैनिक का एलिमेंट हमने देखा इन द मार्केट्स. मेरा नहीं ख्याल कि इतना पैनिक बनता है जितना मार्केट्स ने पैनिक कर दिया है ऑन द इक्विटीज एंड ऑन द करेंसी साइड. रज़ा, आपने पैनिक का जिक्र किया तो मैं एक क्वेश्चन मिस कर गई हूँ, तो पूछना चाहूँगी. मार्केट के अंदर कुछ रेगुलेटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं. ऑलवेज हमने कहते हुए सुना है, हमारे बड़े जो एनालिस्ट आते हैं या डिफरेंट कंपनीज से आते हैं, उनका ये कहना है कि मार्केट के अंदर रेगुलेशन ज़्यादा देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस. तो रेगुलेशंस की बात हो रही है और ऑब्वियसली आप भी इस बात से अग्री करते हैं कि रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडी है. यहाँ पर जब मार्केट में सेलिंग देखी जाती है या पैनिक देखी जाती है और मार्केट बहुत स्टेबल चल रही होती है समटाइम्स, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सेलिंग देखी जाती है, कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी तरफ से सेलिंग देखी जाती है. लेकिन जब सही मार्केट को ख़राब किया जाता है, जब सेलिंग देखी जाती है, तो कोई रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं इसके ऊपर अबाइड करते हैं? नहीं, देखिए, ओवर बॉट मार्केट्स, ओवर सोल्ड मार्केट्स हो जाती हैं. ये ह्यूमंस की इंटरेक्शन है, ह्यूमन बिहेवियर है कि हम थोड़ा ज़्यादा जब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, जब पेसिमिस्टिक होते हैं हम ज़्यादा हो जाते हैं. तो मार्केट का वो है. मेरे ख्याल में अगर आप ओवरऑल इंडेक्स की बात करते हैं, ऐसा नहीं है टेक्निकली टर्म्स में, तो ये करेक्शन पे भी क्वालिफाई नहीं करता. करेक्शन इज़ डिफाइंड, मतलब ये कि भाई एक 10 से 20% की एक मूव हो, तो रफली एक मिनी करेक्शन ही हमने देखी है. तो एंड आई थिंक कि आज की जो मार्केट की इंट्राडे रिकवरी है वो दिखा रही है कि मार्केट फंडामेंटल्स आर नॉट ब्रोकन, वो टूटे हुए नहीं हैं, और एक लेवल पे सर्टेनली बायर्स हरकत में आ जाते हैं और आज आए हैं. तो एक सेलिंग का एक प्रेशर था जो हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड हो. वो रेला लग रहा है कि बज़ाहिर लग रहा है कि आज की परफॉर्मेंस के वो निकल गया है, और अब शायद बायर्स थोड़े से ज़्यादा हावी हों अगले आने वाले सेशंस में. ऑफ कोर्स ओवरनाइट न्यूज़ फ्लो हमने देखनी पड़ेगी, बट एज ऑफ टुडे जब मार्केट क्लोज हो गई है और मैं सुबह का वे प्लानिंग के कल क्या होगा, तो एज ऑफ टुडे एटलीस्ट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको कल पॉजिटिव मार्केट ओपन नजर आएगा, एंड देन वी विल सी हाउ न्यूज़ फ्लो कम्स. बट स्टार्ट पे मुझे लगता है कि आज जो पॉजिटिविटी शुरू की बरकरार नहीं हो सकी, कल आई थिंक बेहतर चांसेस हैं कि खुले स्ट्रॉन्ग और शायद स्ट्रॉन्ग बंद भी हो. वो इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे, और वो इन्वेस्टर्स जो आना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो आप समझते हैं इट इज़ द राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट, क्योंकि अभी एक डिप भी दिखाई देता है मार्केट के अंदर. डिफेंसिव सेक्टर सर्टेनली, जिनकी अर्निंग्स में शायद वो खड़ी रहे हैं और अर्निंग शायद थोड़ी बेहतर हो अगले आने वाले क्वार्टर में, क्योंकि देखें सितंबर क्वार्टर अभी एंड को है, तो अक्टूबर में आपको रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे. बैंक्स हो गए, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फर्टिलाइजर, इवन सिलेक्टेड लार्ज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं, आई थिंक इन सब की अर्निंग्स अच्छी आएंगी. उनको लिया जा सकता है. जो इनको होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड रखें, जो नए हैं जो थोड़ा कॉशियसली एंट्री लेना चाह रहे हैं, ये सेक्टर्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छी डीप वैल्यू पर हैं. मोस्टली टेक ऑफ कोर्स वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन कंपेयर टू द करेक्शन अब अच्छी वैल्यूज़ खोल के बड़े टेक्स नेम्स में. और जहाँ तक ऑटोज़ एंड सीमेंट्स हैं, उनमें आई थिंक ऑलरेडी डीप करेक्शन हो गई है, होल्ड करें. न्यू एंट्रीज के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, मे बी टू सी के कोल प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, या ये चिप शॉर्टेज का जो एलिमेंट है दुनिया में, आई थिंक वो होता है, उनमें मैं थोड़ा सा वेट करूँगा टू बिल्ड न्यू पोजीशंस. लेकिन मैं सर्टनली होल्ड करता रहूँगा. ये लेवल्स अब नहीं है जिस तरह की वैल्यूएशंस है कि मैं बेच के चला जाऊँ यहाँ. ठीक है, तो आई थिंक नई पोजीशन सर्टेनली बनाई जा सकती हैं, यहाँ पे कोई हर्ज नहीं है. अच्छा, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं. कुछ सेक्टर्स के आपने नाम भी लिए, तो मैं चाहूँगी वन बाय वन पूछती रहूँ. सबसे पहले आईटी सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे तो न्यू पोजीशंस डेली बेसिस पे दिखाई दे रही हैं. जी, टेक्नोलॉजी एंड आईटी सर्विसेज सेक्टर जो है, आई थिंक जो बड़ी
एक हमने आईपीओ देखा है जो ऑक्टोपस डिजिटल का, जो अभी अगले आने वाले हफ्ते 10 दिन में उम्मीद है कि वो ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वो जिस तरह की हमने उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन देखी, आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड एटलीस्ट इन माय करियर के इतना 27 गुना वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। तो आई थिंक वो ऑफ कोर्स बाकी टेक्नोलॉजी नेम्स में भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की लहर दोबारा से पैदा कर सकता है। ठीक है, तो लार्ज आईटी नेम्स आई थिंक लुक गुड इन एट दीज लेवल, जिसमें तो कोई वो नहीं है कि ये अच्छे रिजल्ट्स भी के अच्छे आए हैं और उनकी ग्रोथ भी है। तो आई थिंक बिल्कुल एक अच्छे बड़े नामी ग्रामी आईटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। रिफाइनरी कैसा दिखाई दे रहा है? काफ़ी हम वॉल्यूम डिटेल्स में भी देख रहे हैं। देखिए रिफाइनरी के लिए जो हमने साल में रैलीज देखी उनमें एक देखिए रिफाइनरी बहुत बड़ी एक चीज़ खड़ी हुई है, वो एक रिफाइनरी पॉलिसी है। अच्छा। ठीक है, लेकिन इसमें बैक एंड फोर्थ काफ़ी बार हुआ है कि पॉलिसी आ रही है, नहीं आ रही, अच्छा आ रही है, इसको ईसीसी नहीं कि काउंसिल कैबिनेट कमेटी से अप्रूव किया जाए, नहीं इसमें ट्वीक्स कर दिए जाएँ। रिफाइनरी में देखिए मुझे लगता है कि अगर ये पॉलिसी आ जाती है और इसी शक्ल सूरत में आती है जिसका हमने अखबारों में देखा है, तो इट विल बी अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव। तो अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो अपसाइड इतनी है कि आप थोड़ा लेट भी ले लें रिफाइनरी स्टॉक्स को तो आपके पैसे बन जाएंगे। वेट फॉर द पॉलिसी टू कम इन। ठीक है, थोड़ा सा ये बैक एंड अच्छा, पॉलिसी में इतनी डिले क्यों हो रहा है? अक्सर हर फ्राइडे को एक्सपेक्टेशन होती है और फिर यहाँ से जो है वो आती नहीं है पॉलिसी। ऑफ कोर्स इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, ये इसके असरात 5 से 10 साल जाएंगे। इट इज़ अ मेजर पॉलिसी क्योंकि इसके ऊपर फिर कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगी और बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो एवरीबडी जस्ट वांट्स टू मेक श्योर कि पॉलिसी एक अच्छी आए। फ़र्क ये सिर्फ यही है कि ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करीब है, फिर वो रोल बैक हो जाती है। तो वो आई वुड होप कि इन द फ्यूचर पहले पूरा फाइनलाइजेशन हो जाए होमवर्क की, एंड देन हम उस तरफ आएँ कि अच्छा पॉलिसी एक अभी ऐसा लगता है बस आई और फिर वो रोल बैक हो गई। तो आई थिंक वो थोड़ा सा डैमेज करती है कॉन्फिडेंस को। बट ऑफ कोर्स आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ बीन लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। तो आई थिंक आगे उम्मीद ये है कि पॉलिसी मेकिंग भी थोड़ी सी बेहतर होगी और मोर रोबस्ट होगी और क्विकर होगी। यही उम्मीद मैं करूँगा। थैंक यू सो मच रज़ा जाफरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस, ओवरऑल सिनेरियो और जो एक कॉशियस स्टैंस दिखाई दे रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से, वो डिटेल डिस्कस किया। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप हमारी टीम के साथ बात कारोबार की टीम के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।